हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, बीएड सेकेंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर थर्ड है आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। ये आपका थर्ड पेपर है जो कि हर एक स्टूडेंट का कंपलसरी पेपर है। इसकी क्लास नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे, जिसके टॉप 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन है। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि पहले मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ा चुका हूं और अब चारों यूनिट का जो कलेक्शन है मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हर एक क्लास में आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, देखते हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिस जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल जितना मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वहाँ से पेपर मिला था। सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आप स्मार्टर एवरीडे चैनल से जुड़े हैं तो आप एक बेहतर और बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत ही बेहतर आप सीख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति ऐसा कौन सा ग्रीक शब्द है जिससे टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। जब तक मैं क्वेश्चन को रीड करूं तब तक आप टिक कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना आता है। टेक्नो, टेक्सचर, एक्सपर्टाइज, टेक्निकोस, तो वो वर्ड है आपका टेक्निकोस, जहां से टेक्निकल निकल के टेक्नोलॉजी निकल करके आता है। ठीक है, ये किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है टेक्निकोस। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है टेक्निकोस। शैक्षिक तकनीकी का प्रथम जो स्टेप है वो क्या है? तो शैक्षिक तकनीक का जो प्रथम स्टेप है कहेंगे तो वो हमारा हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी के जन्मदाता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मॉरिसन, ग्लेजर, स्किनर, आशुबेल। कौन है शिक्षण तकनीक के जन्मदाता? कौन है? तो वो हैं हमारे मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन जो है वो शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता हैं। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट, अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम का, प्रणाली विश्लेषण का, कठोर उपागम का, या फिर व्यवहार तकनीकी का? क्या इसमें से सही होगा? डियर फ्रेंड, इसमें व्यवहार तकनीकी इज द राइट आंसर। अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? व्यवहार तकनीकी का। किसका संबंध है? व्यवहार तकनीकी का संबंध है। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है व्यक्तिगत, सामूहिक, औपचारिक या फिर अनौपचारिक? कहाँ की बात हो रही है? बात अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? यहाँ पे जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो व्यक्तिगत होता है। कैसा होता है कंप्यूटर का प्रयोग? व्यक्तिगत होता है। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत होता है। कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेएस रॉस ने किया था, ब्राइमर, जॉन पी डेसी को, या फिर डेविस? 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट कौन सा है? टिक कर लीजिए। राइट वन है आपके सामने क्वेश्चन, ब्राइमर आंसर है इसका। क्या है? ब्राइमर। सर्वप्रथम कौन है? ये सर्वप्रथम वाले हैं। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले ब्राइमर ने किया था। किसने किया था? ब्राइमर ने किया था। शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों अथवा उपशाखाओं का वर्णन किसने किया है? आइवर के डेविस, लुम्सडेन, सिल्वरमैन, रॉबर्ट ए कॉक्स। किसने किया है? डियर फ्रेंड, राइट आंसर लुम्सडेन। शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों अथवा उपशाखाओं का वर्णन करने वाले लुम्सडेन हैं। कौन है? लुम्सडेन। कौन है? लुम्सडेन। शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या था? हार्डवेयर। यहां पे पूछ रहा है द्वितीय स्टेप, तो द्वितीय हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है सॉफ्टवेयर। तृतीय शैक्षिक तकनीकी में तृतीय में क्या आ जाएगा? तृतीय में हमारा प्रणाली उपागम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रणाली उपागम। ठीक है, प्रथम में हार्डवेयर, सेकंड में सॉफ्टवेयर, तृतीय में प्रणाली उपागम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में
शिक्षण यंत्रों का यूज किया जाता है। यंत्र कहाँ आएंगे? संप्रेषण तकनीकी, तकनीकी उपागम के अंतर्गत, हार्डवेयर के अंतर्गत या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। प्यारे दोस्तों, आपको पता है यंत्र कहाँ आएंगे? यंत्र हमारे हार्डवेयर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? हार्डवेयर में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रमुख पक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अदा, प्रदा, प्रक्रिया या फिर ये सभी शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष के अंतर्गत आते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे अदा, प्रदा, प्रक्रिया यानी कि आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, ये तीनों मिलकर के शैक्षिक तकनीक के प्रमुख पक्ष में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग क्या कहलाता है? क्या चतुर्थ वर्ग प्रथम वर्ग क्या कहलाता था? हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रणाली उपागम और चतुर्थ वर्ग क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे इसको अनुदेशन प्रारूप कहलाता है। शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग अनुदेशन प्रारूप, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रणाली उपागम और चौथा अनुदेशन प्रारूप। अनुदेशन का क्या अर्थ है? अनुदेशन का क्या अर्थ है? अनुदेशन शिक्षण देना, अनुदेशन प्रारूप सूचनाएं देना या फिर शिक्षा देना। आपने अनुदेशन खूब पढ़ा होगा, लेकिन आज उसका अर्थ भी जान लीजिए। तो उसका अर्थ होता है सूचनाएं देना। क्या देना? सूचनाएं देना। अनुदेशन का क्या मतलब होता है? सूचनाएं देना, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराना। सॉरी, क्या प्रॉब्लम है? अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित होता है? शिक्षण कला पर, अधिगम व्यवहार पर, शिक्षण सिद्धांतों पर या फिर प्रशिक्षण पर। जो अनुदेशन प्रारूप है यह हमारा शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। अनुदेशन प्रारूप शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। सॉफ्टवेयर उपागम को और किस नाम से जाना जाता है? अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी या फिर उपयुक्त सभी। तो डियर फ्रेंड, जो सॉफ्टवेयर उपागम है उसको हम अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और शिक्षण तकनीकी, इन तीनों के माध्यम से जानते हैं। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, किसके साथ जाएंगे? उपयुक्त सभी के साथ में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई होप कि आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्लास के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हर एक क्लास में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे। शिक्षण तकनीकी में पाठ्यवस्तु को कितने सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षण तकनीकी में जो पाठ्यवस्तु होती है उसको हम 4 भागों में, किसमें? 4, कितने सोपानों में? 4 सोपानों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ था? इसको ई लर्निंग कहिए या ई अधिगम कहिए, बात एक ही है। कहाँ हुआ था इसका आरंभ? अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड के अंतर्गत। कहाँ हुआ था? राइट वन आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में। ई लर्निंग या फिर ई अधिगम का आरंभ ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ई अधिगम के द्वारा अधिसूचना संप्रेषण की सहायता से क्या दिया जाता है? प्रबंधन एवं आकार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक या फिर शिक्षण सहायक साधन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग। चलिए बढ़ जाते हैं फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ई सामग्री का उपयोग छात्रों के द्वारा किस स्तर पर किया जा सकता है? जो ई सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो है उसका उपयोग छात्रों के द्वारा किस स्तर पर? सूक्ष्म स्तर पर, सामान्य स्तर पर, एक बड़े स्तर पर या फिर एक शिक्षण के माध्यम में इसको यूज किया जा सकता है? बड़े स्तर पर, वृहत मतलब बड़े स्तर पर। ई सामग्री का उपयोग छात्रों के द्वारा वृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रयोग में लाया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? 1972, 1961, 1982, 1951। राइट वन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपने टिक कर लिया होगा। राइट वन क्या होगा यहाँ पे? 1961। क्या होगा? 1961। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पहले पूछ रहा है कि कब हुआ था कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास हुआ कब था? 1961 में। कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। जस्ट मोमेंट प्लीज।
कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है। इंटरनेट की वह सेवा, वह सर्विस जिसमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से बात होती है, उसे क्या कहते हैं? चैट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, या फिर वीडियो चैट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सबको पता है, सब लोग करते हैं ऑडियो वीडियो, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट आंसर ओवर हियर। ई लर्निंग को, ई अधिगम को और किस नाम से जाना जाता है? क्या हम ई लर्निंग को ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं? क्या ई अधिगम को हम इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहते हैं? क्या हम इसको कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं? क्या ये चारों ही बातें, तीनों बातें यहाँ पे सही हैं? डियर फ्रेंड, हाँ, यहाँ पे जो ई लर्निंग है उसको हम ऑनलाइन अधिगम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहते हैं और कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAI का अभिप्राय क्या है? CI का मतलब C फॉर होता है कंप्यूटर, C का मतलब होता है कंप्यूटर, और A का मतलब होता है असिस्टेड, ASSISTED। ठीक है, और I का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, ये होता है। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर असिस्टेड और I फॉर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश आपने जान ली, हिंदी में आंसर बताइए क्या सही होगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हो गया, व्यक्तिगत अनुदेशन हो गया, या फिर कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन हो गया। अब तो आपने आंसर चूज कर ही लिया होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। C फॉर कंप्यूटर, असिस्टेड मतलब सहायक हो गया, और अनुदेशन का मतलब सूचना देना यानी कि इंस्ट्रक्शन देना। तो यहाँ पे बात सही हो गई, B1 ऑप्शन इज द राइट वन। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? जो फिजिकल बनावट है उसकी वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली उपागम, या फिर सूचना एवं संचार तकनीकी क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। अच्छा, कंप्यूटर है क्या? मानव मशीन है, पावर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर हाइड्रोलिक मशीन है? सबको पता होगा जो कंप्यूटर है हमारा वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्त क्रियाएं किस उपागम के अंतर्गत संपादित होती हैं? कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत, कठोर शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम, या फिर व्यवहार उपागम? यहाँ पे जो सही है वो हमारा क्या है? कठोर शिल्प उपागम। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्त क्रियाएं जो हैं वो कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत संपादित होती हैं। किसके अंतर्गत? कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत सम्मिलित संपादित होती हैं। वर्तमान युग किसका युग कहा जाता है? ताम्र का, लोह का, कंप्यूटर का, स्वर्ण का? डियर फ्रेंड, राइट वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का। आप सभी को पता है कि आजकल को मॉडर्न एज जो है, जमाना है, वर्तमान युग है, उसको कंप्यूटर का युग कहा जाता है। बच्चे बच्चे के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, फोन है, तो ये क्या है? कंप्यूटर का जमाना आ गया है। किसका जमाना है? किसका युग है? कंप्यूटर का युग है। आज के कंप्यूटर युग में कौन सी शिक्षा अपने नए आयाम स्थापित कर रही है? समवर्ती, दूरवर्ती, तकनीकी, व्यावसायिक? तो इसका राइट वन ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूरवर्ती। आज के कंप्यूटर युग में जो दूरवर्ती शिक्षा है वो अपने नए आयाम स्थापित कर रही है। हर व्यक्ति, हर बच्चा घर बैठ करके, कमरे में बैठ करके पढ़ना चाह रहा है ना, और अपना इलेक्ट्रॉनिक अधिगम करना चाह रहा है ना। सब इसी की तरफ झुक रहे हैं, भाग रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है? तकनीकी या तकनीकी विज्ञान, अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी, किसके? अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्यायवाची जो तकनीकी है, इसका क्या अर्थ है? दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग, शैक्षिक तकनीकी या व्यवहारों का निर्माण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तकनीकी या तकनीकी विज्ञान, अंग्रेजी के जो टेक्नोलॉजी शब्द का पर्यायवाची तकनीकी है, उसका अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां, ऑप्शन नंबर ए। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ इसकी कैसे मिलेगी। देखिए, पीडीएफ का पहले बता दूं कि पीडीएफ जो है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, यूनिट वाइज क्लासेज चलाई हैं, उसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ सिर्फ 2 सब्जेक्ट की मिलेगी अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो।
ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरणीय शिक्षा की, और ये आपका आईसीटी यानी कि टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये शैक्षिक तकनीकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दो सब्जेक्ट जो हैं इनकी पीडीएफ मिलेगी, जिसकी फ़ीस ओनली मात्र 100 रुपीज़ होगी, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने मैंने क्लासेस करवाई हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, प्लस जब तक आपका पेपर होगा तब तक जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी कुछ कंटेंट होगा वो सारा इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये फीस पे करते हैं तो उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे कंटेंट रेडी होता रहेगा, एक से एक बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले आप क्लास में पढ़ लेंगे, फिर आप उसको रिवाइज कर लेंगे। उस जो पीडीएफ मिलेगी उसमें जो आंसर होंगे इसके वो टिक होंगे। ठीक है, यानी कि वो अलग पेन से अलग कलर से जो भी ऑप्शन सही होगा लिखा होगा उसमें। ठीक है, चलिए फिर इस अगर आप लेना चाहें तो नंबर लास्ट में लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पे आपका C1 ऑप्शन सही है। शिक्षा तकनीक का अर्थ है शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। क्या होता है? शिक्षा तकनीकी का अर्थ होता है शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। ठीक है, शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग, नवीन विचारों का प्रयोग, शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण, या फिर उपयुक्त सभी। शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं में ये सभी इज द राइट आंसर, क्योंकि शैक्षिक तकनीक में हमारा जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनका भी प्रयोग होता है, नए नए विचारों का प्रयोग होता है, शिक्षार्थी की विशेषताओं का विश्लेषण भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र इसमें से नहीं है। अध्यापन की तैयारी, शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम का विकास, या फिर अधिगम प्रक्रिया का अप्रबंधन। शैक्षिक तकनीक का क्षेत्र क्या नहीं है? अधिगम प्रक्रिया का जो प्रबंधन है वो हमारा शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। कौन से कार्य महत्वपूर्ण नहीं है? अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना, क्या यह शैक्षिक तकनीक के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना, क्या यह शैक्षिक तकनीक का महत्वपूर्ण काम नहीं है? अप्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, शैक्षिक वातावरण का निर्माण। डियर फ्रेंड, यहाँ पे अप्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना यह शैक्षिक तकनीकी के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अप्रत्यक्ष की बात हो रही, बात प्रत्यक्ष की होती तो आंसर चेंज हो जाता है ना। अप्रत्यक्ष की बात हो रही है। चित्रों को बड़ा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एपीस्कोप, एपीडायस्कोप, प्रोजेक्टर या मैजिक लैंटर्न। जो चित्रों को बड़ा करने के लिए हम अक्सर प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से छोटे छोटे चित्र भी बड़े नजर आते हैं। प्रोजेक्टर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टर। ग्रामोफोन निम्न में से किस प्रकार का उपकरण है? जो ग्रामोफोन है वह दृश्य उपकरण है, श्रव्य उपकरण है, दृश्य श्रव्य उपकरण है, या मापन उपकरण है? यहाँ पे श्रव्य उपकरण है। जो ग्रामोफोन है उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना, इसलिए श्रव्य उपकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको OHD भी लिखते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे वर्गीकृत किया जाता है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत, श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, या फिर यांत्रिक सामग्री के अंतर्गत। देखिए, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसे हम दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत यूज करते हैं। देखने के लिए वो हमारे हेल्पफुल होता है, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। दूरदर्शन प्रणाली के द्वारा शिक्षण का यानी कि टीचिंग का सबसे बड़ा दोष यह है कि दूरदर्शन, अगर आप टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए, विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। बात तो सही है भाई, टीवी चल रही है दूरदर्शन में, वहाँ बच्चा जो है संवाद नहीं कर पाएगा ना, बात ये सही है। सबके पास टीवी नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, टीवी तो घर घर में है। हमारे देश में बिजली की कमी है, ये भी कुछ खास नहीं है। अभी हमारी प्रसारण सुविधाएं पर्याप्त हैं, ऐसा नहीं है, खूब पर्याप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दोष यही है कि विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर सकते, इसीलिए दूरदर्शन प्रणाली टीचिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, या फिर मनोरंजन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना।
श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होता है विद्यार्थियों की, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आईसीटी एबल्ड एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने जो पिछली क्लास में दिया था वहाँ लिखा था आईसीटी समर्थित शिक्षा, है ना, आईसीटी समर्थित शिक्षा करके आंसर लिखा हुआ था। यही आंसर इसका सही है। किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो ऐसी शिक्षा जो है कि आईसीटी को समर्थित है या सपोर्ट करती है, ऐसी शिक्षा को हम मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, ये आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सूचना एवं संचार तकनीकी का अवयव है? कौन है? एडुसेट के माध्यम से सीखना, हाँ, यह सूचना और संचार तकनीक का अवयव है। ऑनलाइन लर्निंग और वेब आधारित लर्निंग, ये तीनों ही सूचना और संचार तकनीकी के अवयव माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है संप्रेषण की प्रक्रिया, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता, अनुदेशक, प्रेषक, निदेशक। आप सभी को पता होगा संदेश भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेषक। संदेश भेजने वाला क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हार्डवेयर शब्द का मतलब होता है जो भौतिक पुर्जे होते हैं, जो यंत्र होते हैं या पुर्जे होते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 45 नंबर, अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाना, क्या यह अनुदेशन तकनीक का प्रमुख आधार है? टीचिंग को इफेक्टिव बनाना, सूचना प्रदान करना या कक्षा नियंत्रण करना? तो देखिए सूचना प्रदान करना, मैंने कहा ना अनुदेशन का मतलब ही होता है सूचना प्रदान करना, तो अनुदेशन तकनीक का प्रमुख आधार है सूचना प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है? बीएफ स्किनर, स्मिथ एवं स्मिथ, सुसन मार्कले, एलन एवं रॉयन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही क्या होगा? तो सही होगा हमारा बीएफ स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता बीएफ स्किनर माने जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? संस्थापित अनुकूलन, अनुक्रिया, संबंधवाद, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। डियर फ्रेंड, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध। क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बेस पे आधारित है, ये उस पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये सिद्धांत जो है वह बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है और सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड आशु बेल हैं। कौन है? डेविड आशु बेल। छात्र का अधिगम स्तर निर्भर करता है किस बात पर? छात्र की अभिरुचि पर, समस्या अवधि पर, छात्र के प्रयत्न और धैर्य पर, उपयुक्त सभी पर। तो छात्र का जो अधिगम स्तर है, जो उसका लर्निंग लेवल है, वो किस पर डिपेंड करता है? छात्र की अभिरुचि पर भी डिपेंड करता है, समस्या अवधि पर भी डिपेंड करता है और उसके प्रयत्न और धैर्य पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। मैंने आपको बताया है पेड आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा, उसमें आपको सिर्फ ईवीएस और टेक्नोलॉजी ये जो है 2 पेपर मिलेंगे। ठीक है, बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट की पीडीएफ इसलिए नहीं प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि उसमें ढेर सारे पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, तो उसमें फिर मिक्सअप बहुत हो जाएगा, दिक्कत बहुत होगी। इसलिए मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट की पीडीएफ देने का डिसाइड किया है और जिसकी फ़ीस 100 रुपीज़ है ओनली, और वो भी जितना पढ़ाया है वो मिलेगा, प्लस आगे जितना पढ़ाएंगे वो मिलेगा। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? N.A. फ्लेंडर। कौन है? N.A. फ्लेंडर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन था। ठीक है, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर करके बताइएगा और पीडीएफ के लिए आप हमें यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।